नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। अगर आपसे पूछा जाए आज कि यह तीसरी सरकार कितनी है दरकार, तो आप साफ साफ कह देंगे कि तीसरी सरकार की कोई ज़रूरत नहीं है, पंचायत चुनाव की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज जो आप कहेंगे उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि पंचायत चुनाव के चलते कोरोना जैसी महामारी हमारे गांवों तक पसर गई। पंचायत चुनाव के चलते सरकार की सारी मशीनरी चुनाव में लगी थी और लोग टप टप मरते चले गए। मृत्यु का ऐसा तांडव पिछले 100 सालों में किसी ने देखा नहीं होगा, न सुना होगा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जब तक यह प्रकृति या पृथ्वी बनी रहे तब तक ऐसा कोई मंजर किसी को देखने को न मिले। आज जब पंचायत चुनाव के नतीजे आ गए हैं तो यह विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी हो गया है कि सचमुच बाजी किसके हाथ लगी है। भारतीय जनता पार्टी के अपने दावे हैं, समाजवादी पार्टी के अपने दावे हैं, लेकिन अगर देखें पूरी तरह से ईमानदारी से तो लगता है कि जनता ने निर्दलियों पर बहुत भरोसा जताया है और वो इस पार्टी सिस्टम से ऊब से गए हैं। पार्टी में अगर उनका विश्वास है, उन्हें उम्मीद है, तो अखिलेश यादव उस उम्मीद के कर्णधार उन्हें नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी को बड़ी शिकस्त मिली है और योगी राज भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार को एक सबक है, क्योंकि पंचायत चुनाव और उपचुनाव हमेशा सत्तारूढ़ दल के हुआ करते हैं। यही वजह है कि जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही तब तब वह पंचायत चुनाव में बाजी मारती रही। जब बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही तो उस समय वह चुनाव नहीं लड़ती थी, इसलिए भी समाजवादी पार्टी बाजी मारती रही। और आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब भी समाजवादी पार्टी ने बाजी मार करके दिखा दिया है। मतलब साफ है कि आगे आने वाले चुनाव की आहट आप सुन सकते हैं। लेकिन इस तीसरी सरकार के दूसरे पहलुओं पर गौर करें, लगेगा कि तीसरी सरकार नहीं होनी चाहिए, पंचायत के चुनाव नहीं होने चाहिए। पंचायत चुनाव में ड्यूटी दे रहे कई 100 लोग संक्रमित होकर के मर चुके हैं। इसके अलावा पंचायत के चुनाव पंचायतों के वर्तमान स्वरूप की अनिवार्यता को समाप्त करने के कई अन्य उदाहरण हमारे पास हैं। अब तक डॉक्टर की पत्नी डॉक्टराइन, मास्टर की पत्नी मास्टराइन, सेठ की सेठाइन हो जाती थी, पर अब प्रधानपति बीडीसी पति भी होने लगे हैं। हद तो यह है कि बीडीओ सीडीओ ही नहीं, जिलाधिकारी तक की बैठक में पति शामिल होते हैं। कुछ जिला अधिकारियों ने साहस दिखाकर उनके शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया। यदि महिला प्रतिनिधि बैठक में शरीक भी हुई तो हाथ भर का घूंघट या फिर हर सवाल का जवाब देने से पहले बाहर खड़े पति से गुफ्तगू जरूरी हो जाता है। संसदीय प्रणाली की तरफ पंचायत चुनाव के कराए जाने के चलते चुनाव प्रणाली के दोष हर स्तर पर दिखाई पड़ ही जाते हैं। चौखंबा राज की बात करने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रहे हों या गांव की सरकार की बात करने वाले जयप्रकाश नारायण जी, इन सब ने इस चुनाव प्रणाली को पंचायतों के लिए अप्रासंगिक बताते हुए वैकल्पिक चुनाव प्रणाली का सुझाव दिया था, जिस पर अमल नहीं किया गया। नतीजतन गांव की सरकार गांव में वैमनस्य फैलाने और भ्रष्टाचार बढ़ाने के काम आने लगी है। जब हम बच्चे थे तब भी गांव में प्रधान और सरपंच होते थे। सरपंच गांव का कोई मानिंद बुजुर्ग आदमी होता था ताकि उसकी बात सब लोग मान लें, स्वीकार कर लें। उससे भी न्याय की उम्मीद की जाती थी। वह न्याय करता भी था, करते हुए दिखता भी था। गांव के तमाम मामले सरपंच की राय से हल हो जाते थे। पंच ग्राम पंचायतों से ऊपर होते थे। कई गांव मिलाकर न्याय पंचायत हुआ करती थी। भारतीय दंड संहिता की 39 धाराओं के मामले न्याय पंचायत सुन सकती थी। पंच अपने में से सरपंच चुनते थे। 1972 में सरकार ने यह व्यवस्था खत्म कर दी। हालांकि गांव के लोग ये नहीं चाहते थे कि पुलिस का गांव में घुसपैठ हो और अफसर आकर के वहां लोगों की हैसियत में बंदरबाट करें। अभी पंचायत चुनावों को देखिए तो उम्मीदवारों के आश्वासनों से आंखें चौंधिया जाती हैं। कोई चांद पर प्लाट दिला रहा है, कोई हर नौजवान को नौकरी बांट रहा है, कोई हर नौजवान को मोटरसाइकिल देने का आश्वासन कर रहा है, कोई मंगलसूत्र दे रहा है, कोई चारों धाम की यात्रा करवा रहा है, कोई हज यात्रा के आश्वासन दे रहा है। अगर चुनाव के दौर में गांव में किसी की शादी वगैरह पड़ जा रही है तो पूछिए मत, हर उम्मीदवार किसी न किसी काम का जिम्मा ले रहा है। चुनाव के दौर में उम्मीदवारों ने शहर में जाकर बस गया गाँव के लोगों को अपने खर्चे पर गाँव बुलवा लिया है। खेतों में जुताई और बुआई इन दिनों मुफ्त में होने लगी है। एक अनुमान के मुताबिक शराब की बिक्री में 64% का उछाल आया है, जबकि डीजल और पेट्रोल की खपत 40% बढ़ गई है। गांव में घुस जाए तो मीट और शराब की गंध आपको कई तरह से परेशान करने लगती है। जीतने वाले उम्मीदवारों की दौड़ में शामिल हर आदमी कम से कम 5 लाख रुपए खर्च कर दे रहा है। आप ये सोचने पर मजबूर हो सकते हैं कि बाप रे बाप, लोकतंत्र का यह घिनौना स्वरूप। गांव में मुफ्तखोरी इतनी
गांव में शाकाहारा और मद्य निषेध अप्रासंगिक हो उठा। जो बचे हैं वे अलग थलग हैं। सेवानिवृत्ति के बाद मेरे पिताजी ने सोचा कि वो चुनाव लड़ें। वो गांव में प्रधान का चुनाव लड़ गए। मुझे साल तो नहीं याद है, लेकिन यह याद है कि वो चुनाव लड़े। गांव के कुछ लोगों ने मुझे राय दी कि अगर हम लोग 5-7 लोगों को 2-2 हज़ार रुपये दे दें तो ये चुनाव जीत सकते हैं। हमने यह फैसला करने से पहले, इस पर अमल करने से पहले पिताजी से बात करना उचित समझा। मैंने उनसे बात किया। उन्होंने कहा, बाप रे बाप, जिस गांव में मुझे सब लोग जानते हैं वहाँ वोट की खरीद फरोख्त होगी, खरीद फरोख्त किया जाएगा, मैं कैसे उन्हें फेस करूँगा। अंततः वह प्रस्ताव टल गया, अमल में नहीं लाया जा सका और पिताजी 4-5 वोटों से चुनाव हार गए। लेकिन आज जब इस बार हम चुनाव में अपने गांव गए हैं, तब हमें लग रहा है कि गांव में हर आदमी ने हर उम्मीदवार से पैसे ले रखे हैं और गांव में अगर किसी घर में 4 वोट है, 4 उम्मीदवार हैं, तो एक एक वोट बांट दिए गए हैं। यानी पैसा लोकतंत्र की उस जड़ तक पहुंच गया है जो मतदाता है, जिसके ऊपर लोकतंत्र पूरा का पूरा निर्भर करता है। पंचायत चुनाव ने व्यक्तिगत रंजिश को बहुत हवा दे डाली है। हारे हुए उम्मीदवार 5 साल तक जीते उम्मीदवारों की जड़ खोदते रहते हैं, RTI लगाते रहते हैं, गलत सही नाम से शिकायतें ग्राम विकास अधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक करते रहते हैं। जब तक यह पंचायत राज नहीं आया था, तब तक गांव में शादी ब्याह में टेंट वालों की ज़रूरत नहीं होती थी। गांव के लोगों की चारपाई, गद्दा, रजाई, चद्दर, तकिया, लोटा, बाल्टी और पत्तल से काम चल जाता था। गांव के कुछ लोग भोजन बनाने में दक्ष होते थे, कुछ परोसने में प्रवीण होते थे। गांव की महिलाएं, लड़कियां मिलकर के पूड़ियाँ बेलती थीं। गांव की महिलाएं ही मिलकर गारी गाती थीं। बारात विदा होने वाले तीसरे दिन मिलना होता, जिसमें गांव का हर आदमी रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया लेकर मिलना करने पहुंचता था। किसी के मर जाने पर कोई जलावन के लिए, किसी का पेड़ काटने को स्वतंत्र था। लकड़ी खरीद कर अंत्येष्टि नहीं होती थी। जब तक गांव में किसी भी बिरादरी के किसी शख्स का शव रखा रहता था, गांव के लोग भोजन नहीं करते थे, महज बच्चों को छूट थी। गांव में किसी का रिश्तेदार सबका रिश्तेदार होता था। रिश्ते के हिसाब से हंसी छिछोली, सम्मान और गाली गलौज का रिश्ता पूरे गाँव वालों का होता था। जो खुद को गाँव का बड़ा आदमी बताता और जताता था, उसकी जिम्मेदारी होती थी कि अपने खाने से पहले गांव में घूमकर देख ले, पूछ ले कि किसके घर से धुआं निकला या नहीं निकला, आग जली या नहीं। मुझे बचपन के दिन याद हैं। जिसके यहाँ चूल्हा नहीं जला होता था उसे राशन पता ही दिया जाता था। गांव में कोई भूख से नहीं मरता था। गांव के लड़के लड़कियां भाई बहन होते थे। पर पंचायत राज के चुनाव ने सब खत्म कर दिया। पुराने सामूहिक जीवन दर्शन पर पलीता लगा दिया। अब गांव में वैमनस्य, कटुता पसरी हुई है। गांव के लड़के लड़कियां भी ब्रदर सिस्टर हो गए हैं। मेरे गांव के प्रधान का डुंगल ग्राम विकास अधिकारी के पास था। प्रधान अपने पत्नी की दवा कराने गया था। ग्राम विकास अधिकारी ने चुनाव से ठीक पहले गांव के खाते में आए पैसे निकाल लिए। प्रधान जी चाहते थे मैं मामले की जांच करा दूं, पर जब डुंगल देकर हाथ कटवा दिया था तब कुछ नहीं हो पाया। पर प्रधान ने यह रहस्य उद्घाटन किया कि उसे गांव में विभिन्न योजनाओं के मद में आए पैसों में 43% कमीशन देना होता है। इंजीनियर, ग्राम विकास अधिकारी व BDO के हिस्से 15% चला जाता है। 10% लखनऊ के नाम पर देना पड़ता है। बाकी पैसे PD, CDO, DDO और जिलाधिकारी के हिस्से जाता है। मैं ये नहीं कह सकता ये कितना सच है, ये अफसर कितना पाते हैं या नहीं पाते हैं, पर BDO, इंजीनियर व ग्राम विकास अधिकारी इन्हीं के नाम पर और इन्हीं मदों में प्रधान से पैसा वसूलते हैं। पंचायत चुनाव को अगर आप लोकतंत्र की नर्सरी कह सकते हैं, तो यह नर्सरी निश्चित तौर से लोकतंत्र के बारे में थोड़ा बहुत भी सोचने वालों के लिए रुलाने वाली है, उन्हें परेशान करने वाली है। वैसे तो लोकतंत्र की जो नर्सरी हुआ करती थी, छात्र संघों के चुनाव जो हुआ करते थे, उसे सरकारों ने बंद कर दिया, उसका गला घोट दिया है। इसलिए यह माना जाए कि सरकार पंचायत के थ्रू लोकतंत्र की नर्सरी तैयार कर रही है, ये बेईमानी होगा। इसलिए जो कुछ गांव में इन दिनों हो रहा है, जिस तरह रिश्ते बदल रहे हैं, जिस तरह भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जिस तरह वैमनस्य, कटुता बढ़ रही है, उसको देखते हुए बहुत साफ तौर पर कहा जा सकता है, अब नहीं दरकार, यह तीसरी सरकार। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।